हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल सर लेके आया हूँ आज फिजिक्स फॉर क्लास 10th ICSE बोर्ड, जिसका सेशन होने वाला हमारा 2026-27। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का पहला टॉपिक क्लियर करेंगे, पहले टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 10th ICSE में पहला चैप्टर है फोर्स, तो आज हम फोर्स से शुरुआत करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, धीरे धीरे ये चैप्टर होता रहेगा, आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते जाएंगे। पहले हम इसका पूरा बेसिक समझ लेते हैं, देन हम क्या करने वाले हैं, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, एंड देन फाइनली हम इसके PYQs यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे आ रखे होंगे वो करेंगे। यानी कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर का लेके चलेंगे। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जैसे कि बात कर रहे हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने बचपन में ही फोर्स पढ़ लिया होता है, जैसे ही आप क्लास 6th से बेसिकली, वैसे तो ICSE बोर्ड में 4th क्लास से हमारी फिजिक्स शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं अगर बात करूं कि 6th क्लास में जैसे फोर्स के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो मैं ज्यादा फोर्स के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हम अपने एग्जाम को सेंटर लेके चल रहे हैं। यानी कि एग्जाम पर बात करेंगे कि हमारे एग्जाम में क्या आता है, क्योंकि हमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें काम काम की चीजें पढ़नी है। तो बच्चे लोग, फोर्स क्या होता है आप सभी जानते हैं, किसी चीज को अपनी ओर खींचना या किसी चीज को अपने से दूर कर देना। यानी कि ये जैसे यहां पर कुछ रखा हुआ है और मैं इसको अपने पास ला रहा हूं या अपने से दूर कर रहा हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा। यानी कि जब मैं पुश और पुल लगाऊंगा, भाई अगर मैं किसी वस्तु को, किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचूंगा या अपने से दूर धक्का दूंगा, यानी कि पुश करूंगा या पुल करूंगा, तो वहां पर ये पुश और पुल ही तो फोर्स है। जैसे मैं किसी ढक्कन को खोलना चाहता हूं, वो ढक्कन कब खुलेगा, जब मैं क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा। जैसे मैं किसी गाड़ी को धक्का देना चाहता हूं, गाड़ी को मूव कराना चाहता हूं, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, तो वो गाड़ी क्यों चलेगी आगे, मैं उसे धक्का लगाऊंगा, यानी कि मैं फोर्स लगाऊंगा। जैसे कि कहीं पर पानी की बोतल रखी है, मैं उसे अपनी तरफ खींचूंगा तभी तो वो मेरे पास आएगी, यानी कि मैं उसे क्या करूंगा, पुल करूंगा। यानी कि किसी चीज को धक्का देना या किसी चीज को अपनी तरफ, अपने से दूर धक्का देना या अपनी तरफ खींचना, पुश और पुल हमारा फोर्स कहलाता है। इसको हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो ये बात छोटी सी ध्यान में रखना कि फोर्स क्या होता है। नाउ अगर हम आगे बात करें कि सर इस फोर्स से हो क्या क्या सकता है, तो फोर्स हमारे पास बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकता है, जिसको हम इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू है चैप्टर का, ध्यान रखना। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्योंकि आप बहुत सारी कहानी पढ़ चुके हो, लेकिन आपको ये वाली कहानी जाननी जरूरी है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में जैसे आप सबसे पहले देखेंगे, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अच्छा इसे नोट मत करना, बस जितनी कहानी मैं बता रहा हूं उसे ध्यान रखना। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आएगी। यानी कि एक फुटबॉल आपके सामने रखी हुई है, आपने उस पर किक मारी, यानी कि आपने फोर्स अप्लाई किया, तो वो फुटबॉल जो रेस्ट में थी, रुकी हुई थी, वो अब चलने लगी। यानी कि रेस्ट से मोशन में वो बॉडी आ सकती है बाय अप्लाइंग फोर्स। आप कहेंगे सर सेकंड इफेक्ट क्या हो सकता है, तो मैं आपको कहूं कि कोई बॉडी चल रही है, चलते चलते आपने फोर्स लगाया तो वो रुक जाएगी। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, तो बाय अप्लाइंग फोर्स इट कम्स टू रेस्ट। यानी कि बॉडी मोशन से रेस्ट में भी आ सकती है। फॉर एन एग्जांपल, वही फुटबॉल को मैंने किक मारी और अब ये मेरे दोस्त पे गई और उसने अपने पैर से इसको दबा दिया, रोक देता है ना कई बार, तो उसने क्या कर दिया, एक मोशन से आती हुई बॉल को रेस्ट पे ले आया। कैच पकड़ो, तो आपने क्या किया, मोशन किया, आपने फोर्स लगाया, बॉडी रुक गई, यानी कि मोशन से रेस्ट में ले आए। तो फोर्स से कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में आ जाती है, फोर्स से कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाती है। तीसरी चीज, फोर्स से शेप चेंज किया जा सकता है। शेप चेंज, आप किसी बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हो। पानी की बोतल को पिचका दो, एकदम स्क्वीज कर दो तो वो पिचक जाएगी, है ना। जैसे कोई बॉडी, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल, अब मानो फुटबॉल के अंदर हवा नहीं है, अब आप उसको दबा दो तो वो पिचक जाएगी, यानी कि शेप चेंज हो सकती है। बिल्कुल। फोर्स से और क्या हो सकता है सर, फोर्स से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, और वो है टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट, अब ये क्या है सर, इसी पर हमने आज इस चैप्टर को डिस्कस करना है। टर्निंग इफेक्ट यानी कि बॉडी को घुमा सकती है। जब आप क्या करोगे, बॉटल का ढक्कन खोल रहे हो, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर बॉटल रखी हुई है, मैं इससे आपको समझाता हूं। तो इस बॉटल को, ढक्कन को अगर मुझे खोलना है, तो मैंने क्या लगाया, फोर्स। अपने आप कहां खुल रही है, खुल के दिखा, नहीं खुली ना,
क्यों नहीं खुली? क्योंकि मुझे इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो टर्निंग इफेक्ट यानी कि मुझे इसे अगर खोलना है तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये बॉटल जो है ओपन होगी। एंड एक और इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे, विच इज चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन, किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। लाइक क्रिकेट की बॉल आई और मैंने मारा बहुत तेजी से हिट बैट से, तो बैट से वो बॉल वहां चली गई, यानी कि आ तो मेरे पास रही थी, मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये कुछ इफेक्ट हैं जो हमें फोर्स के दिखते हैं। आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, ऐसे मत सोचना सारा पढ़ना है, नहीं, हमने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ टर्निंग इफेक्ट। यानी कि इस चैप्टर में हमें फोर्स से होने वाले एक इफेक्ट को पढ़ना है जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट। यानी कि जब किसी बॉडी को खोलो, जैसे बॉडी घुमाया ना, टर्निंग का मतलब घूमना, तो वो इफेक्ट पढ़ना है कि बॉडी कैसे टर्न हो रही है। तो बेसिकली हमने फोर्स की एक छोटी सी कहानी जान ली। अब दोस्तों होता क्या है, जरा सी कहानी समझते हैं कि ये टर्निंग इफेक्ट की कहानी कहां से डेवलप हुई होगी। अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा वो कोई ना कोई मोशन प्रोड्यूस कर देगा, यानी कि बॉडी के अंदर मोशन आ जाएगा, बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करने लगेगी। मोशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी, बॉडी की पोजीशन में चेंज आने लगेगी। लाइक अभी यहां है, थोड़ी देर पे यहां हो गई, फिर कहीं और हो गई, यानी कि फोर्स लगने से क्या प्रोड्यूस होगा? मोशन। तो बच्चे लोग, मोशन को दो तरीके से बांट दिया, मोशन को दो तरीके से बांट दिया, एक है ट्रांसलेशनल और एक है रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब जब आप बात करें फोर्स लगा के मोशन आ जाए और मोशन हो सीधा सीधा, फोर्स लगाया और मोशन आ गया, और मोशन सीधा हो रहा है, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में सीधा चल रही है बॉडी, जैसे मैं चल रहा हूं सीधा, मैं ऐसे तो नहीं चल रहा हूं ना, मैं सीधा चल रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं सीधा चला जा रहा हूं तो दैट मोशन विल बी नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। यानी कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसके पास दो तरीके के ही मोशन हो सकते हैं। पहला है लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा होगा हमारे पास रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो लीनियर या ट्रांसलेशनल, या इसके लिए एक वर्ड और हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया ना, तो फोर्स लगा के क्या हो सकता है? वो बॉडी सीधे सीधे चल सकती है, तो उसी मोशन को हमने लीनियर बोला या ट्रांसलेशनल बोला। या हम इसी चीज के लिए एक नया वर्ड लिख सकते हैं, स्ट्रेट, यानी कि लीनियर और ट्रांसलेशन का मतलब सीधा सीधा, यानी कि स्ट्रेट। और रोटेशनल, रोटेशनल यानी कि वो बॉडी घूमने लगेगी। अच्छा, सर्कुलर अलग होता है, रोटेशनल अलग होता है, तो मैं यहां पे सर्कुलर नहीं लिखूंगा, सिर्फ रोटेशनल लिखूंगा, ठीक है, रोटेशनल। चलिए वन बाय वन इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन? व्हेन आवर बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले, लाइक यहां पर, जैसे उदाहरण एग्जांपल, यहां पर एक फुटबॉल रखी हुई है, आपने इस फुटबॉल पे किक मारी, ये फुटबॉल आगे आके यहां आ गई, यानी कि ये फुटबॉल आगे चल के यहां आ गई। यस, आपके दिमाग में आएगा सर फुटबॉल घूम के तो जाएगी, पर ये फुटबॉल यहां से यहां आ गई, आगे आ गई, घूमने की बात नहीं कर रहा हूं, बस आगे आ गई। ये आप थे, ये आपका दोस्त था, बॉडी सीधे सीधे आपने बॉल को पास दिया, आपके दोस्त के पास चली गई। आपने क्या लगाया? कोई फोर्स, जिसके कारण क्या हुआ? ये बॉल सीधी सीधी चली गई। ये एक ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल है, दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन। अच्छा, आप खुद सोचो, आपने फोर्स इधर लगाया, बॉडी भी इधर ही मूव कर रही है, यानी कि जिधर फोर्स लगाया मूव भी उधर ही हो रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इधर फोर्स लगाया, बॉडी भी इधर चली गई, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन और अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक। तो हमने यही लिखा है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और उस फोर्स के कारण बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलने लगे, किसकी डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में चलने लगे, तो दैट इज अ ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के ब्रैकेट में हम स्ट्रेट लाइन जरूर लिखेंगे, जिससे हमें याद रहे, स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा, इसी को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी इसी के लिए एक शब्द है। चलिए, जैसे एक बॉल ग्राउंड में जमीन में पड़ी है, हमने इस पे फोर्स लगाया, वो चलने लगी। स्नूकर वो होता है ना, बॉल पड़ी हुई थी, टक फोर्स मारा, बॉल चलने लगी, तो सीधी सीधी बॉल जा रही है। कैरम बोर्ड में ऐसी होता है, क्वीन को पॉट करना है, स्ट्राइकर पे हमने क्या किया? हिट किया,
स्ट्राइकर जाएगा सीधा सीधा, हमने यहां से फोर्स लगाया, स्ट्राइकर सीधा गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, सीधी रेखा पे गति कर रहा है, या मैं बोल सकता हूं सीधे सीधे चल रहा है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। जब हम किसी कार को पुश करें, मेरी गाड़ी हो गई है पंचर, अब इस गड्डी को मुझे पंचर वाले तक लेके जाना है, तो सर पंचर वाला कहीं यहां पर है, यहां पर बैठा है पंचर वाला, ही ये है पंचर वाला। तो पंचर वाले पे अगर मैं इस गाड़ी को लेके जाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, फोर्स, और सीधे 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 पंचर वाले भैया के पास हमारी गाड़ी चली गई, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में कहीं पर बैठा था। इसका मतलब ये जो फोर्स लगा इस कार पे, जिसके कारण ये कार सीधे सीधे चल के पंचर वाले तक हम ले गए, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। तो फोर्स लगने से क्या होता है, मोशन होता है। फोर्स लगने से क्या होता है, मोशन होता है। बिना फोर्स लगे कभी भी मोशन नहीं होगा। कोई भी बॉडी तभी चलेगी जब फोर्स लगे। तो फोर्स लगने से होता है मोशन, और मोशन करके ही बॉडी या तो सीधे सीधे जाएगी या रोटेट करने लगेगी। अगर सीधे सीधे गई तो स्ट्रेट लाइन मोशन, और अगर रोटेट करने लगी तो उसको हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। अब रोटेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रोटेशन का मतलब घूमना, यस सर बिल्कुल क्लियर बात है भाई, रोटेट हो जाओ अपनी जगह पे, घूमने लग जाओ। लेकिन रोटेशन की एक बड़ी खास बात है दोस्तों, याद रखना, इसमें होता है एक पिवट पॉइंट या पाइवट पॉइंट। तो ये पाइवट पॉइंट जो होता है ये क्या बला है, तो आप इसकी ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं पाइवट पॉइंट के बारे में। इसको फील भी करेंगे क्या होता है ये पाइवट पॉइंट। पाइवट का मतलब हो गया फिक्स पॉइंट। अब जरा एक एग्जांपल सोचते हैं, अगर मुझे इसे घुमाना है तो मुझे क्या इसे कहीं से फिक्स करना पड़ेगा? सर मैं इसको यहां से फिक्स कर देता हूं, मैंने यहां से फिक्स कर दिया, देखो इसे। तो अब ये देखो पूरा यहां से घूम रहा है इधर, और यहां से घूम रहा है इधर, ये ऐसे घूम जाएगा पूरा, मेरा हाथ है यहां पर, नहीं तो ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, घूम सकता है, ये देखो, है ना, यानी कि यहां से फिक्स हो गया और अब ये घूम सकता है। ये है पाइवट पॉइंट, इसे कहते हैं पाइवट पॉइंट। पाइवट यानी कि एक फिक्स पॉइंट। अगर मैं इसको बीच से फिक्स कर दूं, बीच का मतलब सेंटर से फिक्स कर दूं मैं यहां से, तो अब ये यहां से घूमने लगेगा, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, अब इधर वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है, इधर वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है, तो ये पाइवट हो गया। अगर मैं इसको ऐसे भी घुमाने लग जाऊं इसके अंदर से, तो बिल्कुल ये घूमने लगेगा। कहां से घूमा, इस फिक्स पॉइंट से, देख सकते हो आप कहां से घूम रहा है, इस फिक्स पॉइंट से घूम रहा है। तो इस फिक्स पॉइंट को हम पाइवट पॉइंट बोलते हैं। आज के बाद याद रखना, पाइवट पॉइंट का मतलब हो गया एक फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट जहां से बॉडी घूमती है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, बॉडी रोटेट करेगी। आई नो ये थोड़ा सा मैंने हिंदी में लिखा है, बट ये आपको ध्यान में रखना है। फिक्स पॉइंट है जहां से बॉडी रोटेट करेगी, फ्रॉम वेयर अ बॉडी रोटेट, जहां से एक बॉडी रोटेट करेगी। आप यहां पे देख लो, मैं इसको यहां से फिक्स कर देता हूं, तो देखो यहीं से घूमेगी। बात समझ पा रहे हो? तो ये बात याद रखना, पाइवट पॉइंट का मतलब हो गया एक फिक्स पॉइंट जहां से ये बॉडी घूम सकती है। तो बच्चे लोग ध्यान देना, एक छोटी सी बात, रोटेशन होने के लिए एक पिवट पॉइंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पाइवट पॉइंट नहीं है, बॉडी घूम ही नहीं सकती, सीधी सीधी बात, वो घूमेगी ही नहीं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब कोई बॉडी पाइवट है किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे पाइवट है, पाइवट यानी कि फिक्स है। पाइवट मतलब क्या होता है, जहां से बॉडी घूमती है, रोटेट करती है, उस पॉइंट को हम पाइवट पॉइंट बोलते हैं। और एक फोर्स लगाओगे, क्या ये अपने आप घूम जाएगी? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा भाई। किसी भी चीज को घुमाने के लिए, मोशन के लिए क्या देना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा। यानी कि एक पाइवट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिना फोर्स लगाए नहीं घूमने वाली, और फोर्स भी सुटेबल जगह पे लगाना है। ठीक है, द बॉडी अबाउट द फिक्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट, दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इसको कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। टर्निंग इफेक्ट का मतलब बॉडी का घूमना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो दोस्तों क्या बात समझी? बात यह समझी कि रोटेशन का मतलब होता है घूमना, रोटेशन का मतलब होता है घूमना,
रोटेशनल मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन जहां पर बॉडी घूम रही है। भैया कोई तो कर रहा होगा मोशन जहां पर बॉडी घूम रही है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए, एक पाइवट पॉइंट होना जरूरी है। सर पाइवट पॉइंट का मतलब क्या हो गया, एक फिक्स पॉइंट होना जरूरी है। भैया बिना फिक्स पॉइंट के ये बॉडी नहीं घूमने वाली, ट्राई करके देख लो। छोड़ दो फिक्स पॉइंट, नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो घूमने के लिए क्या चाहिए, एक पाइवट पॉइंट चाहिए। दूसरी चीज घुमाना है तो क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स के बिना ये बॉडी नहीं घूमेगी, फोर्स चाहिए। अब फोर्स भी हमें इस तरीके से चाहिए जो सुटेबल लाइन ऑफ एक्शन में लग के इसे घुमा सके। धीरे धीरे बात करते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो रोटेशनल मोशन का मतलब जहां पर बॉडी घूमे, घूमने के लिए सबसे अनिवार्य, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई हमारी, पाइवट पॉइंट। पाइवट क्या हो गया, फिक्स पॉइंट। पाइवट का मतलब हो गया फिक्स पॉइंट। दिमाग के कोने में एकदम फिक्स कर लो कि पाइवट मतलब होता है फिक्स पॉइंट, और पाइवट पॉइंट से ही बॉडी घूमती है। पाइवट पॉइंट से ही बॉडी घूमेगी, यानी कि दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉडी विल रोटेट, वहां से फिक्स होगी। स्टीयरिंग व्हील बीच से फिक्स है, ऐसा तो नहीं है ना किसी का स्टीयरिंग व्हील, ऐसा तो नहीं है। एक सेकंड है, एक सेकंड मेरे पे पेपर लाइक दिस, मेरे पास एक कॉपी है यहाँ पे, इसी से बता देता हूँ। तो स्टीयरिंग व्हील इसी तरीके से होगा, फिक्स होगा बीच से लाइक दिस, तो पाइवट किया हुआ तभी यहीं से घूम पा रहा होगा। ऐसा तो नहीं किसी का स्टीयरिंग व्हील कहीं भी घूम जाता है, नहीं। देखो घुमाने के लिए कहीं से बॉडी को फिक्स करना पड़ेगा, कहीं से बॉडी को फिक्स करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। जब आप बॉडी को फिक्स कर लेंगे किसी एक पॉइंट से लाइक दिस, जैसे मैं अभी बता ही रहा हूं कि इसको आपने एक जगह से पाइवट कर दिया, बिना उसके देखो घूमेगी नहीं, रोटेशन हो गई नहीं, तो आपने पिवट कर दिया। अब इसे घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये बॉडी घूमेगी, तभी ये बॉडी आपकी घूम सकती है, राइट। तो बॉडी को घुमाने के लिए आपको क्या चाहिए, किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए आपको एक फिक्स पॉइंट, एक पाइवट पॉइंट चाहिए ही चाहिए। तो आता है रोटेशनल मोशन, और ये रोटेशनल मोशन क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, भाई फोर्स ने किसी बॉडी को टर्न करा दिया, तो फोर्स का एक ऐसा इफेक्ट जिससे बॉडी टर्न होने लगी, टर्न। तो एग्जाम्पल के तौर में एक व्हील को, आपकी साइकिल में टायर लगा हुआ होगा, उस टायर को अगर मैं बीच से, देखो बीच से वो फिक्स होगा, है ना, बीच से ऐसी तो फिक्स होगा, वैसे दो ऐसे डंडियां यहां से निकाली होंगी, ऐसे एक यूं बीच से फिक्स है, तो पिवट कर दिया हमने, पाइवट कर दिया। ये है पाइवट पॉइंट, जिसका नाम मैंने ओ ले लिया। और अगर इसको घुमाना है तो आपने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, मान लो ऐसे फोर्स लगाया, इसको ऐसे घुमाना है, टर टर टर, या नीचे की तरफ लगाओगे, तो आपने एक फोर्स लगाया, कुछ दूरी पे लगाया, जिससे ये घूमने लगा। भाई ऐसे तो होगा, इमेजिन करो, इसको घुमाना है मुझे, ठीक है, इसको मुझे घुमाना है। ये एक व्हील सा ही मैंने ले लिया, सेलो टेप पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको मेरे को बीच से फिक्स करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे तो कभी हो नहीं पाएगा, इसको मुझे बीच से फिक्स करना पड़ेगा। मैंने इसे बीच से फिक्स कर दिया, तो ये क्या करेगा, ऐसे अपनी जगह पे घूमने लगेगा। तो देखो, मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर जाएगा, मैं ऐसे नीचे लगाऊंगा तो नीचे जाएगा, मैं ऐसे लगाऊंगा आगे जाएगा, मैं ऐसे नीचे लगाऊंगा। यानी कि फोर्स जब भी लग रहा है, आप इमेजिन करो तो कैसे लगेगा, टेंजेंशियल। देखो मुझे ऐसे घुमाना है इसे, तो मैंने यूं मारा इस पे हाथ, टक टर, ये ऐसे घूमने लगा। मैंने यूं मारा नीचे हाथ, टक टर, नीचे घूमने लगा। मैंने ऐसे मारा इस पे हाथ, टक टर, ये ऐसे घूमने लगा। जरूरी थोड़ी ऐसे घूमे सर, जरूरी है ये ऐसे घूमेगा ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। मैंने कहा ये यहां से पाइवट है, मैंने कहा ये यहां से पिवट है या पाइवट है, ठीक। मैंने इसको ऐसे नहीं, मैंने इस बार ऐसे फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे था, यूं ही तो घूमेगा, ऐसे फोर्स लगाना, टक, तब भी ऐसे घूमेगा, टर, नीचे की तरफ लगाऊंगा तो यूं था, टर, नीचे आएगा, और इधर लगाऊंगा तो ऐसे था, तो ऐसे टक टर, ऐसे 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 घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा, सिंपल। तो घूम सकता है। फोर्स कैसे लगता है, फोर्स लगाया गया है टेंजेंशियली। कैसे, टेंजेंशियली। दोस्तों टेंजेंट का मतलब समझ लो, ये मैथ्स में भी आता है, टेंजेंट। टेंजेंट होता है इस सर्कल को छूने वाली लाइन, सर्कल को बाहर बाहर से छू के निकलने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि यूं ही होगी, ऐसे समझ लो, सर्कल को बाहर से छूने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं, ऐसे, नॉट सर्कल, किसी भी बॉडी को ऐसे निकाल लो छूते हुए, टेंजेंट हो गया। इसको छूते हुए निकालो, टेंजेंट हो गया। इसको छूते हुए हैं, छूते हुए ये टेंजेंट है,
टेंजेंट है, टेंजेंट है, टेंजेंट है, टेंजेंट है, टेंजेंट है, टेंजेंट है, छूते हुए बाहर से छूते हुए, तो ये यूं घूमेगा, ये ऐसे तो घूमेगा। देखो इधर फोर्स लगा मैंने, आपके पास एक टायर है, इधर चल इधर चल इधर चल, टक 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 ऐसे घूमेगा ना, ऊपर की तरफ। देखो ये नीचा है, ये कैसे लगा रहा हूं मैं नीचे, देखो 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 देखो, ये फोर्स मैंने कैसे लगाया, टेंजेंट, बाहर से छूते हुए निकल गया, ये घूमने लगा। मैं ना लगाऊं ऐसे, मैं ऐसे लगाऊं तो ये ऐसे घूम जाएगा। यानी कि घूम तो कैसे भी सकता है, लेकिन टेंजेंशियली मुझे फोर्स लगाना है। सो व्हील इज पिवटेड एट द सेंटर, बीच से इसे पाइवट कर दिया गया है। फोर्स को कैसे लगाया गया है, टेंजेंशियल, जिसके कारण व्हील जो है वो घूमने लग जाता है। अब आप बोलोगे सर टेंजेंट क्यों, बाहर क्यों नहीं, अब यहां पे बीच में उंगली घुसाओगे और इसमें तब थोड़ी घूमेगा। यहां से तुम यहां से लगाओ, इसके पास फोर्स घूमेगा, लेकिन टायर के बीच में कहां लगाओगे फोर्स, इस तरीके से लगाओगे घूम सके, इस तरीके से तो फोर्स लगाओगे घूम सके, ऐसा थोड़ी कि घुमाना ही नहीं है, फिर तो घूमेगा ही क्यों टायर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, टेंजेंशियल लगाएंगे जिससे कि वो अपने फिक्स पॉइंट से समझ रहे हो, कार चलाइए तो क्या करो, एक फिक्स पॉइंट से आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, टेंजेंशियल। आप अगर इसको स्टीयरिंग व्हील पे थोड़ा तेल लगा देना, बढ़िया करके एकदम गीला कर देना, फ्रिक्शन लेस, और ऐसा करोगे तो यूं हाथ फिसल जाएगा। ये कितनी फिसलन कर रखी है इसके स्टीयरिंग व्हील में, क्यों, क्योंकि आप टेंजेंशियल लगा रहे हो फोर्स। आपको लग रहा है कि आप अपनी तरफ खींच रहे हो, लेकिन उस पॉइंट से देखोगे तो टेंजेंट है। ऐसी तो करते गाड़ी, ऐसी तो चलाते हो। तो कहने का मतलब क्या है, जो गाड़ी आप चला रहे हो फोर्स लगा के, वो आप फोर्स टेंजेंशियल लगा रहे हो। और गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है दैट इज पिवट और पाइवेटेड एट द सेंटर। मैं पिवट और पाइवेट इसलिए कह रहा हूं, सभी स्कूल्स में, किसी किसी स्कूल में पिवट पॉइंट बोलते हैं, कहीं कहीं में पाइवेट बोलते हैं। ठीक है, तो हर तरीके का बच्चा पढ़ाया, तो हर तरीके के अनुसार अब सीख चुका हूं मैं भी। चलो क्लियर। तो दोस्तों ये है हमारे पास बेसिक सी कहानी। किसी बॉडी को घुमाना है तो क्या लगाओ, फोर्स लगाओ। अगर घुमाना है तो क्या होना चाहिए भाई, फोर्स तो लग जाएगा, लेकिन इट शुड बी पाइवेटेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। नो मैटर कहां से, कहीं से भी पाइवेट हो, यहां से कर लो पाइवेट, क्या फर्क पड़ता है, ये घूमने लग जाएगी। यहां से कर लो तो भी घूमेगी, यहां से कर लो तो भी घूमे। पाइवेट पॉइंट ऐसा कोई पॉइंट नहीं कि वहीं पर बनाना है, नहीं, कहीं पर भी बनाओ, लेकिन पाइवेट पॉइंट अगर जहां पर है, बॉडी वहीं से घूमेगी, बॉडी वहीं से घूमना शुरू करेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि घुमाने के लिए, रोटेशन करने के लिए, किसी वस्तु को घुमाने के लिए भाई अपने पास एक फिक्स पॉइंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नोन एज पाइवट पॉइंट। एंड फोर्स भी लगाना है, बिना फोर्स के बॉडी तो रोटेट ही नहीं करेगी। तो दिस इज समथिंग हमने जाना टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को। चलिए, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन स्टीयरिंग ऑफ अ डोर, है ना, तो हैंडल ऑफ अ डोर, डोर ऐसी ही होता है। डोर को ऐसे नहीं समझाऊंगा, डोर को समझाऊंगा मैं एक कौपी से ऐसी तो होता है डोर। देखो दोस्तों, आप सभी के घर में दरवाजा को जो खुल जाता है और जो बंद हो जाता है खाली कॉपी, जो खुल जाता है जो बंद हो जाता है। मान लो आपको इस कमरे के अंदर आना है, तो आप दरवाजा खोल देंगे, बंद कर देंगे, खोल देंगे, बंद कर देंगे। तो ये है हमारा डोर। आप क्या करोगे, अंदर आ जाओगे, फिर दरवाजा बंद कर दोगे। यहां से ये हो गया फिक्स। देखो ये इस कोने से फिक्स है ना भाई, ये दरवाजा यहां से फिक्स है, जिनको बोलते हैं हाइंजेस। हाइंजेस से ये दरवाजा फिक्स है, वो जो होता है ना कब्जे, जिनमें स्क्रू कसा रहता है वो। अब ये यहां से बंद खुला हो सकता है, यानी कि हम इसे ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। यहां पे हैंडल होगा, दरवाजा खुल गया, खट अंदर आ गए। यहां पे हैंडल होगा, दरवाजा बंद हो गया। यानी कि ये हो गया आपका फिक्स। ये जो कोना है दैट इज द फिक्स पॉइंट, दैट इज द पाइवट पॉइंट। अब आपने इसके दरवाजे के हैंडल पे जैसे ही फोर्स लगाया, दरवाजा खुल गया। यानी कि आपने क्या किया, When a force is applied on the handle, डोर के हैंडल पे फोर्स लगाया, डोर ने रोटेट करना शुरू कर दिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द हाइंजेस। इस एक्सिस से देखो, एक हाइंज यहां है, एक हाइंज यहां है। आप दरवाजा जरा गौर से देखना, आपका दरवाजा इन्हीं लोहे के 2-3 टुकड़ों पर चिपका हुआ है। इनको कहते हैं हाइंजेस, हिंदी में कहते हैं कब्जे, अगर आपने सुना हो। ठीक है, हाइंजेस, तो हाइंजेस में ये लगा हुआ है। हाइंजेस से जैसे इसको खींचोगे, ये दरवाजा यूं खुल जाएगा। तो आप देखो, यही है वो एक्सिस जहां पे पूरे के पूरे हाइंजेस हैं। देखो एक्सिस का मतलब एक लाइन जो दोनों हाइंजेस को जोड़ रही है, और ये है दरवाजा। खुल गया, ये बंद हो गया, ये खुल गया, ये बंद हो गया, ये खुल गया, ये बंद हो गया। तो हाइंजेस है हमारे पास, ये खुल गया, ये बंद हो गया। यानी कि इस एक्सिस से रोटेट कर रहा है, इसी से तो रोटेट कर रहा है। इसको मैं और रोटेट करूं, ज्यादा फोर्स लगाऊं तो घूम जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या है, रोटेशन अगर आपको प्रोड्यूस करनी है किसी बॉडी के अंदर तो देयर शुड बी अ पाइवट पॉइंट एंड यस, खुलेगा तभी दरवाजा जब वो एक पॉइंट से फिक्स हो। ठीक है, तो फोर्स लगा के हम उस दरवाजे को खोल पाएंगे लाइक दिस। ये हमारा एक दरवाजा है, ये कैसे खुलेगा, फोर्स लगा के ना, तो इसी तरीके से हम इस दरवाजे को खोल पाएंगे। तो आई होप ये छोटी छोटी चीजें समझ में आई। अब दोस्तों जो ये टर्निंग इफेक्ट इतनी देर से मैं कह रहा हूं, जो बॉडी को घुमा रहा है, फोर्स के एक इफेक्ट को टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं। फोर्स देखो, फोर्स लगाने पर जब कोई बॉडी घूमने लगे, रोटेट करने लगे, टर्न करने लगे, टर्न, उस इफेक्ट को कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स लगाने से जब कोई बॉडी टर्न करने लगे, घूमने लगे अपने फिक्स पोजीशन से, अच्छा ऐसे ऐसे मूव करने लगे, फिक्स पोजीशन से रोटेट, यह है मैंने यहां से फिक्स कर दिया, यहां से फिक्स कर दिया, अब ये रोटेट हो रहे हैं यहां से, यू बंद खुला, बंद खुला, जैसा भी दरवाजे का एग्जांपल दिया। तो ये चिपक गए दोनों दरवाजे, ठीक है, ये बंद, ये खुला, ये बंद, ये खुला, एक फिक्स पॉइंट से। तो ये है टर्निंग इफेक्ट। इसी टर्निंग इफेक्ट को हमने एक और नाम दिया है, मूवमेंट ऑफ फोर्स नाम दिया। जैसे आपका नाम, किसी का नाम आकाश होता है, घर में चिंटू बोलते हैं, तो नाम दे दिया। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स दिया, एंड इसी चीज को हमने एक और लैंग्वेज में बोला है, दैट इज टॉर्क। मतलब अपनी ही लैंग्वेज में एक और नाम दिया है, टॉर्क। यानी कि इन तीनों का मतलब एक ही है। पहली बात तो ये रहा, यानी कि कल के दिन क्वेश्चन में पूछे टॉर्क निकालो, कल के दिन क्वेश्चन में आए मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालो, कल के दिन आपके एग्जाम में पेपर में आए टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स निकालो, तो ये क्या दे दिया, ये तीनों का मतलब सेम है, तीनों सेम है। अगर आपसे पूछता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स निकालो तो भी वही निकालना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स तो भी वही निकालना है, एंड टॉर्क बोले तो वही निकालना है। कैसे समझेंगे इसको, तो दोस्तों जरा फील करते हैं इस बात को। मान लो एक बॉडी है इस तरीके से, मान लो एक बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, जिसको हमने किसी ओ पॉइंट से फिक्स कर दिया, ओ पॉइंट से पाइवट, ओ ये है पाइवट पॉइंट, ओ क्या है, पाइवट पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया, पाइवट मतलब फिक्स हो गया। मैं इसको भी समझाता भी हूं, पहले सुनो। मैंने यहां पर फोर्स लगाया, झूम ऐसे ऊपर की तरफ। अब अंडरस्टूड है दोस्तों, ये बॉडी टक घूमने लगेगी, ये बॉडी ऐसे तो घूमेगी, यहां से ये फिक्स थी, है ना, एक सेकेंड, ऐसे ये यहां से मैंने फिक्स कर दी और मैंने यहां से फोर्स लगाया, तो ये बॉडी ऐसी तो घूमेगी, देखो ये यहीं से घूम रही है। मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी यहीं से घूमने लगी। मान लो यहां से मैंने ये फिक्स कर दी ऐसे, ये देखो, अब मैं यहां से फोर्स लगाता हूं तो ये यहीं पे तो घूमेगी ना, ये देखो नीचे से ग्रेविटी खींच रही है, ठीक है, ये ऐसी तो घूमेगी। मैं क्या लगा रहा हूं, फोर्स, मैं कहां लगा रहा हूं फोर्स, यहां, मैं यहां लगाऊं, मैं यहां लगाऊं, मैं कहीं भी फोर्स लगाऊं, ये घूमने लगेगी। मैंने ये फिक्स कर दिया, देखो इस बिंदु से मैंने इसको फिक्स कर दिया, ये घूम रही है, या बढ़िया घूम रही है ना, बिल्कुल, तो ये घूम रही है, तो बिना फिक्स पॉइंट के घूमेगी नहीं। हाँ सर, तो मैंने फोर्स लगा दिया। दोस्तों ये फोर्स अगर आगे जाता जाता जाता, अगर मैं सीधा देखूं इस फोर्स को, अब आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट कंसीडर करना है, किसकी, सीध में इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है जहां पर फोर्स इफेक्ट दिखा रहा है, यानी कि यही है ना वो लाइन ऑफ एक्शन। अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा होता, मान लो यहां से एक तीर मार देते सू, तो ये मान लो ये कद्दू है और तीर मार देते सू, इसको फाड़ के निकल जाता है, ये दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। मान लो मैंने यहां से एक तीर छोड़ा ठक, और एक ये कद्दू है, कद्दू के अंदर चला जाता, कद्दू के अंदर चले जाता, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन किसका, फोर्स का, ऑफ फोर्स, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ऑफ फोर्स। हमने इस पाइवट पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन ऑफ एक्शन पे। हमने अपने पाइवट पॉइंट से ये ध्यान से सुनना, हमने इस पाइवट पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, इस लाइन ऑफ एक्शन पे। ये फोर्स ही तो है, ये पाइवट पॉइंट से ये पॉइंट P है, यानी कि OP है। पाइवट पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर, जिसका नाम है OP। और दोस्तों इस OP पर देखा गया
कि जितना ज्यादा ये ओपी होता जाएगा उतना कम फोर्स लगा के भी ये बॉडी घूम जाएगी। यानी कि हमने ये देखा कि यहां पर जो ये टर्निंग इफेक्ट है ये इस फोर्स पर तो डिपेंड कर ही रहा था, साथ साथ पे इस परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि 90 डिग्री खींची गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको मैंने आर नाम दे दिया उस पर भी डिपेंड कर रहा है। आप चाहे तो इसको डी नाम दे सकते हैं। यानी कि मेरे को क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा लेना है। और कहां तक लेना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब क्या है लाइन ऑफ एक्शन का, जहां पर फोर्स लग रहा है, जहां पर फोर्स लग रहा है उसके सीधी लाइन पे या उसके लाइन पे, उसके लाइन पर, जहां पर फोर्स लग रहा है उसके सीधे लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या काम हुआ इसका ये भी मैं आपको समझाता हूं, पर मेरी बात समझना कि ये हमने देख लिया। यानी कि टर्निंग इफेक्ट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब दोस्तों नोट लिखना एक, ये एक ऐसा नोट है जो आपको सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देता चला जाएगा, और वो ये कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज considered from pivot point। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पाइवट पॉइंट से ही लेना, कसम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाइवट पॉइंट से लेंगे। मतलब सर, मतलब ये बच्चे लोग कि यही डायग्राम अगर इस तरीके से बनाऊं और पाइवट पॉइंट यहां की जगह मैं यहां ले लूं और फोर्स ये रहा, तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिया जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिर्फ इतना होगा। अगर सर यहां पर भी कोई फोर्स लगा रहा होता, मान लो ये F1 फोर्स है, इधर से फोर्स, तो देखो ये कद्दू पे 3 मारा, F2 ऊपर जा रहा होता। अभी बात करेंगे कि इधर कौन सी बॉडी घुमाएगी। तो पाइवट पॉइंट से यहां तक आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये ले लेना है, जैसे मान लो R1 तो ये R2। यानी कि O से लेके यहां तक की दूरी R2 है, O से लेके यहां तक की दूरी है P और P डैश ले लो ये। तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाइवट पॉइंट से ही लेना है, पाइवट पॉइंट से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड फ्रॉम अ पाइवट पॉइंट। ये आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भैया बॉडी घूमेगी कब, जब बॉडी पर एक पाइवट पॉइंट होगा, थम्स अप, दूसरा बॉडी पर फोर्स लगेगा। और अब हमने क्या देख लिया कि दूरी भी जरूरी है इस फोर्स के लाइन की और इस पाइवट पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फील करना चाहोगे, आओ फील कराता हूं, आओ बच्चों फील करें। मैंने कहा, मैंने इसको, आप चाहे तो दीवार पे इसको ट्राई करना, ठीक है। जैसे आप क्लास देखोगे और आपको ये चीज फील करनी होगी, क्योंकि मैं हाथों का तो फोर्स नहीं बता पाऊंगा कि हाथों में कितना मजा आ रहा है, लेकिन आप इसको वॉल पे करके देखना। मैंने इस कॉपी को ऐसे दीवार पे रख दिया, राइट। मैंने इसको देखो यहां से पाइवट किया इस पॉइंट से, अब मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं यहां, तो मैंने फोर्स इस कोने में लगाया, पाइवट पॉइंट ये है। दोस्तों मेरा फोर्स का इफेक्ट ये होगा, देखो ना मेरा फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसे। मैं इसको ऐसे लगा, मेरा फोर्स ऐसे लगा, ऐसे, यानी कि टेंजेंशियल। अब ये यूं आ गई बॉडी, अब इसको ऊपर लेके जाना, घुमाना है ना इसे, यहां से फिक्स है, ठीक है, यहां से फिक्स है, ये वाला हाथ मेरा फिक्स है, इसको ऊपर घुमाना है। चलो सर लगाओ फोर्स। तो मैंने कैसे लगाया फोर्स, ऊपर की तरफ। तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन कैसा रहा होगा, ऊपर की तरफ। मेरा लाइन ऑफ एक्शन ये रहा होगा, ऐसे। मेरा लाइन ऑफ एक्शन यही है, देखो यही तो है। और परपेंडिकुलर ये रहा पिवट पॉइंट, यानी कि यहां पर पिवट पॉइंट है, ये है पिवट पॉइंट, ये हो गया मेरा फोर्स। देखो फिर से फील करो, ये मैंने कॉपी रखी, यहां से फिक्स किया, मुझे इसे घुमाना है, मैंने लगाया है फोर्स, मैंने लगाया ये फोर्स, मैंने लगाया ये फोर्स। ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऊपर छत की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे।
यहां से मैंने इसको फिक्स कर दिया, दिस इज द पिवट पॉइंट, तो मैं इसको कहीं पर इसको फिक्स कर देता हूं, दिस इज पिवट पॉइंट, फिर कॉपी रखते हैं। तो दोस्तों आपको इस पिवट पॉइंट से यहां तक की दूरी खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यही तो होगा ना डिस्टेंस, भाई इतनी दूर फोर्स लगा, इतनी दूर पिवट पॉइंट है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, इतनी दूर पे यहां पर फोर्स लग रहा था, यहां पर पाइवट पॉइंट है, ये बीच की परपेंडिकुलर दूरी, मैं इस दूरी को थोड़ा कम करता हूं, फोर्स को मैं यहां से ना यहां से लगाता हूं। अब देखो, फिर देखो, मैंने फोर्स को यहां से नहीं यहां से लगाया, अब देखो कितने आराम से घूम रहा उसी फोर्स पे, पहले कितना इजीली घूम जा रहा था उस फोर्स पे, लेकिन अब मैं अगर इसको दूर से, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को दूर ना करके कम कर देता हूं, यानी कि मैं यहां से फोर्स ना लगाऊं और पास से लगाऊं, और अगर मैं एकदम इसके नीचे लगाऊं तो ये तो घूमने भी मुश्किल ही है। देखो ये घूमने के लिए कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये पता लगा कि भाई ये बॉडी को घुमाना बहुत आसान है, ट्राई करके देखना, पता लग जाएगा, फील पूरा हाथों में आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर इस बॉडी को घुमाना है, भाई मेन मुद्दा तो घुमाना ही है ना, पढ़ क्यों रहे सारी कहानी, घुमाना ही तो बॉडी को, रोटेशन ही तो देना, तो रोटेशन के लिए एक पाइवट पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए कि फोर्स करना क्या चाह रहा है भाई, और तीसरा, जहां फोर्स का लाइन है और पाइवट पॉइंट है वहां से उनके बीच की दूरी भी मैटर करती है, यानी कि अगर ये दूरी कम हो जाती तो इस बॉडी को घुमाना मेरे लिए तो बहुत भारी पड़ जाता, लेकिन जैसे 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 ये दूरी, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से बढ़ता जाता, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से ज्यादा होता जाता, तो उतना आसान हो जाता। लाइक इस फोर्स से घुमाना आसान होगा या इस वाले फोर्स से, तो मेरा जवाब होता कि इसका लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा दूर है, तो F2 से घुमाना विल बी इजी, F2 से घुमाना आसान होता इस बॉडी को, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा हो गया। यानी कि दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होने से हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। यानी कि मुझे एक चीज समझ में आ गई, पाइवट पॉइंट होना वेरी नेसेसरी, फोर्स के बिना तो घूमेगा ही नहीं। तीसरी चीज, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कहां से लोगे, पाइवट पॉइंट से, जहां पर फोर्स लग रहा है वहां पर। सिंपल इजी कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो यहां से ये चीज हमने देख ली, तो हमने क्या देखा कि कौन कौन से फैक्टर हमारे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को रोल प्ले कर रहे हैं, या कौन कौन से फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। तो पहला रोल था मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब बिल्कुल भाई मैं इसको तो नहीं घूमेगा, घूम जाएगा, यानी कि आपको इसमें फोर्स जितना ज्यादा लगाओगे घूमेगा। भाई अब खुद ही देख लो, पहला फोर्स भी तो होगा, मैंने रखा है, फिक्स कर दिया, मैं फोर्स फूंक मारूं तो नहीं उड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि फूंक यानी कि हवा का फोर्स कम है, मैग्नीट्यूड कम है। वहीं पर मैं इस बात पे एक काम करता हूं, यहां से इसको फिक्स करता हूं और मैं इससे फोर्स लगाता हूं, तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा ज्यादा। अगर मैं बिल्कुल ही कम फोर्स लगा दूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कम हो गया तो घूमेगा भी कम। और ये बात तो आपको भी पता है यार, जब ढक्कन खोल रहे हो तो मम्मी कितना टाइट ढक्कन लगाया, यानी कि आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा बॉडी घूमेगी, राइट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इंपॉर्टेंट, पहली बात। दूसरी चीज, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही हम पाइवट पॉइंट कहते हैं। क्या मैंने यही बताया? क्या मैंने यही बताया था इस डायग्राम में कि ये है फोर्स की लाइन, ये है पाइवट पॉइंट, इस पाइवट पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब 90, जो ये दूरी है ये बताइए। सो यही छोटी छोटी दो चीजें याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि दो ऐसे फैक्टर बताओ जिस पर हमारा टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है। सो टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, एक कि बल कितना लगाया, फोर्स कितना लगाया, जितना ज्यादा फोर्स उतनी तेजी से बॉडी घूमेगी, सीधी सी बात है।
दूसरा कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा पाइवट पॉइंट से। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया भी ना कि यहां से फोर्स लगा और जितना यहां से लगाऊंगा, तो पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन का जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पाइवट पॉइंट से जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उतना इजीली हम इस बॉडी को घुमा सकते हैं। यानी कि दो चीजें यहां पर प्ले कर रही है, एक है फोर्स अगर मैं सीधे सीधे बोलूं, और दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और दोस्तों फिर याद रखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कहां से लिया जाता है, पाइवट पॉइंट से फोर्स तक के लाइन ऑफ एक्शन तक लिया जाता है। ये हैं दो छोटी छोटी बातें। तो बात करें मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करें। मैं सेम बोल सकता हूं मेजरमेंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि मेजर कैसे किया जाए। तो भाई कुछ फॉर्मूला भी तो होगा, तो बिल्कुल। तो हमने देखा यहां पर दो रोल प्ले बहुत कर रहे हैं, यानी कि दो चीजें बड़ी यहां पर इंपॉर्टेंट रोल कर रही है। तो जैसे कि हमने देखा पहला फोर्स और दूसरा देखा हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस at the line of action of force from pivot point। तो इसको हमने R माना था, याद करो, और इसको हमने F मान लिया। देखो ना फिर से बनाए हुए डायग्राम, ये है O कद्दू पे तीर मारा, फोर्स यूं लगा, तो ये है फोर्स, ये है परपेंडिकुलर, और ये है डिस्टेंस, ये हो गया P। यानी कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, ये दो रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम यहां पर टॉर्क बोले, इसको कह सकते हैं। बच्चे लोग इसका एक फॉर्मूला मैं आपको अभी याद करा रहा हूं, प्लीज इसको एज इट इज याद कर लो, क्योंकि फिर 11th क्लास में दोबारा आएगा और फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, जो बच्चे भी साइंस लेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे का मैं रीजन अभी नहीं बता रहा हूं कि क्या कारण है। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होता है तो उसको हटा देते हैं। मैं जो फॉर्मूला बोल रहा हूं उस तरीके से याद करना, R इंटू एफ। प्लीज इसको ऐसे याद रखना, F इंटू आर से नहीं, R इंटू एफ से याद कर लो। मल्टीप्लाई जैसे करना होगा कर लेना, पर अभी क्योंकि आप 10th क्लास में हो तो इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आप 11th में जाके ये नहीं बोलोगे कि मैक्सवेल सर ने या मैक्सवेल भैया ने ऐसे बताया था, उन्होंने तो गलत पढ़ा दिया था। नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, यानी कि टॉर्क को हम टाउ बोलेंगे और इसका फॉर्मूला बन जाएगा R इंटू एफ। ठीक है, आप आर एफ या एफ आर करके याद कर लो या एफ डी करके याद कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट दिमाग के एक कोने में ये भी याद रखना। ठीक है, ये आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। अच्छा, टॉर्क को यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स को, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को टाउ, टाउ जैसे आप थीटा पढ़ते हो ना, थीटा, ठीक है, जैसे आपने अल्फा भी पढ़ा होगा, वैसी एक अल्फाबेट है टाउ, 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 वही वाला टाउ। ठीक है, टाउ, टाउ अपन बोलते हैं टाउ। ठीक, तो टाउ इक्वल्स टू आर इंटू एफ। R into F, R is perpendicular distance, F is force. Yes, you can easily write, आप लिख सकते हो force into perpendicular distance, थम्स अप, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लिए बड़े भाई के कहने पर R into F याद रखना, दिमाग में तो जरूर रखना। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो गए कि भाई टॉर्क कैसे निकाला जा सकता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप ये छोटी छोटी सी चीजें क्लियर होंगी। तो ये है इसकी मेजरमेंट करने का तरीका। अब इसमें से एक भी चीज बढ़ गई तो टॉर्क बढ़ गया, और टॉर्क बढ़ गया तो बॉडी जुम 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 घूमने लगेगी। टॉर्क को अगर मैं गांव की भाषा में एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो टॉर्क का मतलब होता है किसी बॉडी को घुमाने वाला फोर्स। किसी बॉडी को घुमाने वाला फोर्स, यानी कि किसी बॉडी को घुमाने वाला फोर्स, रोटेट करने वाला फोर्स, उसको टॉर्क कहते हैं। तो वी कैन राइट टॉर्क एज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, किसी बॉडी को डिफ्लेक्ट कर दे, डिफ्लेक्टिंग फोर्स और अ रोटेटिंग फोर्स। ठीक, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। मैं फिर बता दूं, हमने फोर्स को F माना था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को R माना था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेना है, जहां फोर्स लगेगा और जहां पाइवट पॉइंट होगा उससे, उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन, मैं फोर्स तक के लिए नहीं बोल रहा हूं, लाइन ऑफ एक्शन तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, जहां पर फोर्स लगा, ये पाइवट पॉइंट है, तो इस पाइवट पॉइंट से इसके लाइन ऑफ एक्शन तक की परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री की दूरी, उसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। सो बात करते हैं अब यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स की। देखो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, टॉर्क, भाई मूवमेंट ऑफ फोर्स हो
टॉर्क हो या टर्निंग इफेक्ट हो, बात एक ही है। मैं फिर बता रहा हूं, मोमेंट ऑफ फोर्स हो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हो या टॉर्क लिखा हो, बात एक ही है। इन तीनों में से कुछ भी पूछे यही करना है। तो आर एफ हमने पढ़ लिया, ठीक है। आपके स्कूल में इसको एफ आर करके पढ़ा दिया, तो मैं फिर एफ आर लिख रहा हूं, चलो एफ इंटू आर, लेकिन फिर मैं कहूंगा आर एफ करके याद रखना, ठीक है। आर फिर क्रॉस है फिर एफ है, ये गलत फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, पर यस अभी अपन लेके चलते हैं। अच्छा दोस्तों, यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट, फोर्स की यूनिट बचपन से पढ़ी है न्यूटन दादा, तो न्यूटन इसकी यूनिट हो गई। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यूनिट ऑफ डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसा भी हो, डिस्टेंस तो लंबाई है, लंबाई मतलब लेंथ है, लेंथ इज मीटर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं SI यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स कह लो। मैं इसी चीज को क्या कह सकता हूं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का ऐसा इफेक्ट जिससे बॉडी टर्न करे, यानी कि घूमने लग जाए। या फिर मैं इसके लिए बहुत ही प्यारा शब्द टॉर्क यूज करूंगा। टॉर्क बोला करो, टॉर्क, मजा आता है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क बोले तो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर। आप लोगों को गाड़ी में भी पढ़ते होंगे, इतने टॉर्क है इस गाड़ी का। टॉर्क यानी कि कितनी तेजी से घूम रही है, टॉर्क है बेसिकली, ठीक है। टॉर्क इंजन का होता है ना, टॉर्क, ठीक। तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि रोटेटिंग फोर्स आपका प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो न्यूटन मीटर हमारी इसकी यूनिट होगी। न्यूटन मीटर दोस्तों, न्यूटन मीटर तो समझ में आई। न्यूटन मीटर, यह है SI यूनिट। अब एग्जाम वाले थोड़ा सा आपके साथ दिमाग में कई बार खेलते हैं आपके साथ कि क्या आपको यूनिट के बारे में और भी पता है। तो दोस्तों, CGS यूनिट नाम की भी एक चीज होती है। CGS यूनिट, आई नो आपको नहीं पता, मैं बताइए ना, टेंशन नहीं। CGS यूनिट क्या होती है? CGS यूनिट, जब लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, जब मास को ग्राम में नापा जाता है, और जब टाइम को सेकंड में नापा जाता है। भाई नापने का तरीका है, मैं बोलूं मेरा वजन 180 kg है, नहीं इतना नहीं है, 180 kg, और कोई मैं बोलूं नहीं पाया 180 kg, मेरा तो 180,000 ग्राम है, तो क्या फर्क पड़ गया? अरे भाई अंकल आधा किलो चीनी दे दो, अंकल आधा किलो चीनी दे दो, अंकल 500 ग्राम चीनी दे दो, अंकल 1 पाव चीनी दे दो, मतलब समझ रहे हो? तो बोलने का तरीका, मापने का तरीका, मेजरमेंट है, नथिंग एल्स। तो भैया अगर CGS की बात करें तो दोस्तों याद रखना, न्यूटन की CGS यूनिट, फोर्स की CGS यूनिट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पूरा अच्छे से बात करेंगे। CGS यूनिट ऑफ, अगर यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाए, मोमेंट ऑफ फोर्स को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम लोग टॉर्क कहते हैं, और साथ साथ में याद रखना मेरे दोस्तों, इसी को हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो CGS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस, पहले बात करेंगे CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की CGS यूनिट होती है डाइन। डाइन क्या है? तुरुरु डाइन, चुड़ैले, ठीक है। डायन नहीं, डाइन, ठीक है। एंड CGS यूनिट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ही तो है CGS यूनिट, तो जब डिस्टेंस को किस में नापा जाए? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम यहां पे लिख सकते हैं CGS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स को हमने क्या बोला दोस्तों? मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क बोला। मैं 1000 बार बोल रहा हूं, इसी को टॉर्क बोलते हैं, इसी को टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो वो हो जाएगी डाइन सेंटीमीटर। सिंपल। अब सर रिलेशन क्या है इनके बीच? तो रिलेशन, तो भैया हमने बोला हमारे पास SI यूनिट है न्यूटन मीटर। अब दोस्तों यहां पे याद रख लो, 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के बराबर, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। हाँ सर, तो 1 न्यूटन, 1 की जगह 1 से कोई दिक्कत? अरे यार इसका मतलब पता क्या होता है? न्यूटन मीटर का मतलब होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसी को तो 1 इंटू 1 1 है, 1 बड़ी प्यारी चीज है, किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है। तो 1 इंटू 1 1 न्यूटन मीटर। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, फिर इंटू बीच में, इंटू मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 न्यूटन मीटर में 5
6 7, अच्छा 0 गिनो कितना है 5, और फिर एक 6 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये रिलेशन अगर आपसे पूछ लिया कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी 2.5 सेंटीमीटर, तो ये बात याद रखना, ठीक है। 10⁷ 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा यहां से एक तीसरी और यूनिट की बात करते हैं, विच इज ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क की ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है? ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी खींच रही है अपनी तरफ, अर्थ कह रही है नीचे आ जा। यानी कि अगर हम बात करें ऐसे कोई बॉडी घूम रही होगी तो इसमें क्या लगा रहे होगे? अर्थ ग्रेविटी लगा रही है। याद है ऐसे पकड़ा था जब वो नीचे जा रहा था, अरे ग्रेविटी लग रही है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या होता है दोस्तों? ग्रेविटेशनल यूनिट जो फोर्स की होती है, सुनना ठीक है, इसको थोड़ा अलग रंग से करते हैं। सो अगर मैं बोलूं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, अब सुनो, इन MKS, हे बड़ा पंगा है भाई, बड़ा पंगा है। MKS क्या होता है सर? MKS का मतलब जब लेंथ को मीटर पे नाप रहे हो, मास को, मास लेंथ, मास और टाइम पर बात हो रही है। जब मास को किलोग्राम में नाप रहे हो, नापने का तरीका है यार, और टाइम को सेकंड में नाप रहे हो, तो होती है MKS यूनिट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज इन MKS, यानी कि जब हम किस में नाप रहे हैं MKS, तो ये होती है KGF, किलोग्राम फोर्स। KGF हो जाएगा ना, KGF हो जाती है। और भाई लेंथ की तो कितनी होती है? सेम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई दो ही तो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। इन MKS, तो MKS में तो सर किस में नापते हैं? बोलो बोलो बोलो। MKS में लेंथ ही तो है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो सेकंड में ना, सॉरी वो तो मीटर में नापते हैं। यानी कि इसकी यूनिट क्या बन गई? ग्रेविट, इसको नए पेज से लिखते हैं यार, साफ साफ सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स को ही भैया हम लोग टॉर्क बोलते हैं। इसी को हम टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है? वो फोर्स जो बॉडी को घुमा रहा है, तो इसकी यूनिट बन जाएगी दोस्तों kg। देखो क्या होता है फॉर्मूला याद करो सर, आपने बताया था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो चलो इसकी यूनिट बताओ, फोर्स की हो जाएगी kgf। हाँ सर, और मीटर, तो 1 kgf मीटर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? सिंपल सी बात है, kgf इंटू मीटर हो जाएगा। क्लियर? और इसी kgf मीटर को अगर मैं उसमें लिखूं तो इसको बोलते हैं 9.8 न्यूटन मीटर। दोस्तों ये तुम्हारी जानकारी के लिए लिख देता हूं, याद कर लेना, पेपर में दे देता है। 1 kgf के अंदर होते हैं 9.8 न्यूटन। किलोग्राम फोर्स मतलब क्या होता है ना, हमारी अर्थ द्वारा 1 किलो, जैसे मान लो डंबल, जिम में गया मैं, जिम में मैंने डंबल उठा लिया हाथ में, 1 किलो का डंबल उठा लिया। अब इस 1 किलो के डंबल को हमारी अर्थ नीचे कितने फोर्स से खींच रही है, दैट इज kgf। ठीक, इस 1 किलो के डंबल को अगर मैं छोड़ूं, भम नीचे जाएगा, ये कितने फोर्स? 9.8 न्यूटन से। तो दैट्स इट। ठीक है, कितनी स्पीड से नहीं, कितने फोर्स से ये नीचे खींच रही है, दैट इज 9.8 न्यूटन। 1 किलो के, 1 किलो, kg का मतलब किलो। ठीक है, और अगर मैं इसकी CGS इकाई की बात करूं, CGS यूनिट की बात करूं, तो दोस्तों फिर CGS यूनिट में क्या हो जाएगा? kgf को कर देना ग्राम फोर्स, gf, kgf को क्या कर देना? gf। क्या कर दोगे? kgf को gf कर दोगे, यानी कि CGS यूनिट हमारी बन जाएगी, kgf को क्या कर दोगे? gf। के हटा देने का यार, CGS में क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, यानी कि इस kg में से लिख देना 1 gf। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस इतना, और मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो सर इसके अंदर कितना हो जाएगा? तो 1 ग्राम फोर्स के अंदर हो जाते हैं 980, डायरेक्ट याद रख लेना, 9 सेंटीमीटर। दैट्स इट, खत्म कहानी। कल के दिन कुछ भी पूछे, ऑब्जेक्टिव टाइप में चमक जाना चाहिए। सो दैट्स इट, ये आपके पास इस पूरे की यूनिट है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 5 kgf है, तो क्वेश्चन है 5 kgf, तो इसका मतलब है 5 × 9.8 न्यूटन। ठीक है,
सिंपल सी बात है। तो पॉइंट हटाने का 5 × 5 5 × 10, इसका मतलब है 49 न्यूटन। सो 5 kgf को अगर न्यूटन में बदलना है तो इट इज 49 न्यूटन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट दोस्तों, ये एक बेसिक सा आइडिया था टर्निंग इफेक्ट के लिए कि हमने क्या क्या इसमें देख लिया। तो टर्निंग इफेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दूसरा होता है फोर्स। अच्छा इसका लिख देता हूं, मेरे को ना थोड़ी सी खुजली हो रही है हाथों में, किस फॉर्मूले को सही लिख देता हूं ये याद रख लेना। पर मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मैं इसका रीजन नहीं बता रहा हूं, यू हैव टू लर्न लाइक दिस, बट यस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लो, थम्स अप, नो वरीज, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को घुमा देता है। यस डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, डिफ्लेक्ट करने के लिए यानी कि रोटेट करने के लिए यानी कि घुमाने के लिए भैया 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पाइवट पॉइंट होना चाहिए, नहीं तो नहीं घूमेगी। दूसरी चीज फोर्स होना चाहिए, बिल्कुल फोर्स के बिना बॉडी घूमने ही नहीं वाली। एंड देन जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो पाइवट पॉइंट है उससे हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। किसका लाइन ऑफ एक्शन? फोर्स का। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इस पाइवट पॉइंट से उस लाइन ऑफ एक्शन तक का। ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, किसी बॉडी को घुमाने के लिए भैया अति आवश्यक क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स। ये 2 चीजें हैं। इसी से पता लगा इसकी यूनिट होगी मीटर, इसकी यूनिट होगी न्यूटन। तो न्यूटन मीटर इसकी एसआई यूनिट हो गई। सीजीएस में न्यूटन का मतलब होता है डाइन, तो ये हो जाएगा 10⁵ डाइन, और मीटर के अंदर होंगे सेंटीमीटर, तो 10⁵2 सेंटीमीटर यानी कि 10⁷7 डाइन सेंटीमीटर। रट्टा मत मारो, समझो इस बात को बस। बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी ये बात है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा बॉडी घूमती कैसे है। आई होप मजा पूरा आएगा, पूरा मजा आएगा। मैं बता रहा हूं पूरी फिजिक्स को एकदम उखाड़ के फेंक देंगे। जो जो टॉपिक हो सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट के साथ कर देंगे। लेकिन बस आपको क्लास को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और कॉपी और पेंसिल कॉपी पेन लेके बैठा करो। घूमता कैसे है? अब मैं यहां से फोर्स लगाऊं, देखो मैंने फिक्स करना है। सर घूमेगा तब, आपने बोला फिक्स होगा, बिल्कुल। अब मैंने लगाया फोर्स, टक, तो ये कैसे घूम रहा है? टिकुम 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 टिकुम, यानी कि ये है घड़ी। यहां पे 12 से बज गए 12 से बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लॉक वाइज घूम रहा है। क्लॉक वाइज, ठीक। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 3 6 9, फिर 12 बज गए। यानी कि घड़ी क्लॉकवाइज घूम सकती है, या घड़ी आज उल्टी घूम रही है। 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3 और 3 से 12, यानी कि घड़ी उल्टी घूम रही है। तो दोस्तों कोई भी चीज 2 ही तरीके से घूम सकती है, या तो ऐसे या तो ऐसे। अब बताओ इसके अलावा मैं कैसे घूम सकता हूं? ये मत बोलना सर ऊपर से नीचे, अरे एक बार ऐसी तो होगा, या तो मैं ऐसे घूम पाऊंगा टू, या मैं ऐसे घूम पाऊंगा टू, इसके अलावा या मैं ऐसे घूम पाऊंगा टू, या मैं ऐसे घूम पाऊंगा टू। यानी कि घूमने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके के मोशन रखे गए हैं या मूवमेंट रखे गए हैं, दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कंप्लीटली। आई होप आपको ये पूरे की पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों बस तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार बोर्ड्स में 95 प्लस और 100 नंबर लाने का पूरा टारगेट बनाते हैं और पूरी मेहनत करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, एक दिन में नहीं होगा, स्लोली बैठो, 10-10 15-15 20-20 मिनट बैठो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंटरेस्ट क्रिएट करो, चीजों को समझो, पढ़ो, एंड देन आपको मजा ना आए तो बोलना। मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट दिन के लिए मत बैठना। मैं पहले दिन बता रहा हूं दोस्तों, लास्ट दिन के लिए मत बैठना कि किसी भैया या किसी टीचर की या कहीं पर भी यूट्यूब पे मैं 200 300 500 क्वेश्चन की एक वीडियो देखूंगा, वो देखना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वरना मैं फिर बता रहा हूं, एक 9 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की वीडियो का कंटेंट अगर आप लिखोगे, उसको नोट करने बैठोगे, अगर आप उसका नोट्स बनाते हो, तो भैया कम से कम आपको 15 से 20 घंटे चाहिए उस कंप्लीट नोट्स को बनाने के लिए। तो वो 9 घंटे की जो क्लास होगी वो आपके लिए 20 आवर प्लस क्लास होगी, यानी कि आपको इतना टाइम लग जाएगा। देखो बच्चे लोग, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सही और गलत पहचानो एंड अभी से पढ़ना शुरू करो। इतना एक बारी में मत पढ़ो भाई, थोड़ा पढ़ो। एग्जाम्पल मैं फिर देता हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं, दैट्स वाई मुझे ये चीज बोलनी पड़ रही है कि बच्चे कहते हैं यार एक 1 शॉट देख लेंगे काम बन जाएगा, 10 घंटे की तो क्लास है, 10 घंटे की क्लास पढ़ लूंगा पास हो जाऊंगा। ना भैया, पास तो हो जाएगा, वो उतने से ही होगा जितना तुझे आता है। पास होने के लिए रेगुलर मेहनत करनी जरूरी है। हर दिन बैठो, 30 मिनट बैठो, 30 मिनट्स बैठो, पर रोज बैठो।
मैं ये कह रहा हूं मंडे टू फ्राइडे बैठो, सैटरडे संडे मत बैठो यार, स्टार्टिंग है अभी तो, पर रोज बैठो, रोज जब उस चीज को करोगे तभी आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ना इधर की एक वीडियो देख लूंगा लॉन्ग शॉट खत्म, 10 घंटे की वीडियो में पास हो जाऊंगा, अरे कैसे हो जाएगा, मैं तो करवा दूंगा, तू कैसे करेगा। ठीक है, तो भाई रोज करना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा खाओ। जिम जाओगे आज ही और आज ही मैं तुमसे सारी एक्सरसाइज कराओ तो बॉडी बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आज हल्की लाइट वेट मारोगे, फिर धीरे 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 टाइम लगता है। एक ही दिन बोल दूं आज एक काम कर, साल भर का खाना खा ले, डाइट यही है तेरे पास, काम नहीं चलेगा। समझदार बनो, 10th क्लास में आ गए हो, पूरी लाइफ आगे है, तो बी स्मार्ट। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ बोल दिया इन्होंने कर लिया काम, नहीं, प्रैक्टिस भी करो, सब कुछ करो। वी आर हेयर टू हेल्प यू। मैं फिर बता रहा हूं, हम सिर्फ हेल्प करेंगे, आपको पूरी की पूरी चीजें बताऊंगा, जैसे ट्यूशंस में आपको भैया बताते हैं वो पूरी चीजें बताऊंगा। प्रैक्टिस आप ही को करनी है, पेपर में आप ही को लिख के आना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। बाकी मैं आपके साथ हूं गाइड करने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, बस पढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।